ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। तो ये जो त्रिभुज है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई कैसे समान होती है, जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। तो 0.05 जो मीटर है प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी वो। कोनों ए व बी पर क्रमशः 50/3 गुणे 10 की घात माइनस 9 तथा -50/3 गुणे 10 की घात माइनस 9 कूलाम के आवेश है। तो यहां कोने ए और कोने बी पर ये आवेश स्थित है। फिर कह रहा है इनके कारण, कौन? कोने ए और बी पर जो आवेश स्थित है इनके कारण कोने सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा क्या होगी। यहां बिंदु सी पर हमें परिणामी क्षेत्र ज्ञात करना है और ये किस दिशा में लग रहा है इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाओं की लंबाई समान है। तो कोने ए पर स्थित 50/3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम आवेश के कारण कोने सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इसको निकालते हैं। तो ए के कारण सी पर ज्ञात करनी, इसको ई ए मान लेते हैं। तो ई ए बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र होता है। मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है 9 गुणे 10 की घात 9, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्यू क्यू का मान कितना है 50/3 गुणे 10 की घात -9 है बटे आर स्क्वायर। ये 0.05 मीटर है। दशमलव एक स्थान किसका है, दो स्थान किसका है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -2 मीटर। तो आर की जगह रख देते हैं क्योंकि ए से सी की दूरी जो होगी वो आर कहलाएगी, है ना। और कितना मान है ये 5 गुणे 10 की घात -2, इसका वर्ग कर दिया। तो ये हो जाएगा 10 की घात 9 और ये 10 की घात -9 गुणा होगा तो कट जाएंगे, है ना, क्योंकि आधार समान घात जोड़ेंगे। तो 9 में -9 जोड़ेंगे तो 0, और किसी की घात 0 उसका मान कितना 1 होता है। तो ये होगा 9 गुणे 50/3। ठीक, अब इसका वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और 10 की घात -2 का वर्ग कितना 10 की घात -4 होगा। ठीक, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ऊपर 2 बचेगा यहां से, 3 एक कम 3 तिरका 9, 3 गुणा 2 हो गया। 10 किया तो -4 ऊपर जाए तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 गुणे 10 की घात 4, और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान न्यूटन प्रति कूलम। तो हमने कोने ए पर स्थित, है ना, इतने आवेश के सी पर वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया। अब इसकी दिशा क्या होगी, तो ए पर कैसा स्थित, धन आवेश स्थित है ना, और धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो क्या होती है, यहां पर ज्ञात करना हो धनावेश से दूर, तो ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक, कहां से, ए से सी की ओर हो जाएगी। तो यहां पर लिख देते हैं ए से सी की ओर। अब क्या करेंगे, कोने बी पर स्थित ये ऋणात्मक आवेश है ना, 50/3 गुणे 10 की घात -9 के कारण बिंदु सी पर या कोने सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोने बी पर जो आवेश स्थित है इसके कारण सी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो इसको मान लेते ई बी, और सूत्र हमारा यही लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 गुणे 10 की घात 9। क्यू क्यू का मान इतना है, यहां पे धनावेश या ऋण आवेश का दिशा पर प्रभाव पड़ता है। यहां पर परिणाम परिमाण रखें कितना होगा 50/3 गुणे 10 की घात -9। तो Q/r², आर का मान वही है, सेम है, 5 गुणे 10 की घात -2 का वर्ग, है ना। तो इसको हल करेंगे तो मान पूरा इतना फिर से निकल आएगा, सेम मान निकलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। अब दिशा का फर्क पड़ेगा, यहां पर ऋण आवेश स्थित है ना, और बिंदु सी पर ज्ञात करना है। तो जिस तरफ ऋण आवेश स्थित होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसी ओर होती है। तो यहां पर ये जो दिशा होगी ये हमारा क्या हो जाएगा, ई बी का मान हो जाएगा, और ये किसका मान है, ई ए का मान है ना। ए के कारण सी पर वैद्युत क्षेत्र तो इस दिशा में है, और बी के कारण इस दिशा में है। ऋण आवेश जिस तरफ स्थित होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसी ओर होती है। तो यहां दिशा लिख दें सी से बी की ओर। अब जो
परिणामी वैद्य, एक वेक्टर इस दिशा में जा रहा है ना, वैद्य क्षेत्र दूसरा इस दिशा में, तो जो परिणामी होगा इन दोनों के बीच से जाएगा। क्योंकि ए और ईबी के मान कैसे हैं, समान है, इसलिए बीचों बीच होगा, है ना, और ए बी के समांतर होगा ये। अब यहां पर ये वाला समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है ना। तो या तो हम डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं परिणामी के लिए, क्या हो जाएगा, ई बराबर अंडर रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई ए ई बी कॉस थीटा। ठीक, या फिर हम इसको जैसे ई ए का इस दिशा में घटक क्या होगा, ई ए कॉस थीटा, और इसके लंबवत घटक क्या होगा, ई ए साइन थीटा। दो समांतर रेखा हैं, उसको तिर्यक रेखा काटेगी तो ये वाला कोण 60 अंश का है, तो ये वाला कोण भी 60 अंश का बनेगा, है ना। ये कौन से कोण है, संगत कोण है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। और इसी तरह दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण 60 अंश, तो ये भी 60 अंश बन जाएगा, ये एकांता कोण हो जाएंगे, तो ये दोनों कोण 60-60 अंश के बनेंगे, है ना। अब यहां पर ये ई ए कॉस थीटा इस दिशा में है, अब ई बी के घटक निकालेंगे तो ई बी कॉस थीटा भी इसी दिशा में जाएगा, और इसके लंबवत घटक ये होगा ई बी साइन थीटा। ई ए और ई बी के मान बराबर है ना, साइन थीटा, तो ये दोनों घटक कैंसिल हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, तो इस दिशा में जो घटक है वो जुड़ जाएंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा परिणामी के लिए, 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि ई ए और ई बी बराबर है तो 2 टाइम्स ऑफ ई ए कॉस थीटा, या ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो परिणामी क्षेत्र हो जाएगा ई बराबर, आप लोग समझ गए होंगे, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। ठीक, ई ए और ई बी के मान बराबर हैं, तो यहां पर ई ए लिखेंगे तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई ए कॉस थीटा। थीटा का मान रख देते हैं कितना है, तो यहां पर हमने ये लंब खींचेंगे आगे, है ना, यहां से लंब खींचेंगे इस तरह, तो ये 90 अंश का कोण बना, है ना। तो कॉस थीटा वाला क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो ये पूरी लंबाई 0.05 मीटर है ना, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 0.025 हो जाएगा। तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, आधार 0.025 बटे कर्ण, कर्ण का मान है 0.05। ठीक, आप साफ हम लिख देते कॉस थीटा का जो मान निकलेगा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना था हमारा, मध्य बिंदु से जाएगा तो 0.025 आधार बटे कर्ण, कर्ण यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 0.05, यहां 3 अंक पर दशमलव है, यहां 2 है तो 1 0 बढ़ा देते हैं। ठीक, 1 2 3 1 2 3 दशमलव हट जाएगा, तो यहां से बचेगा 25 बटे 50, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 यानी 1/2, यानी कॉस थीटा मान कितना निकला, 1/2। तो मान रख देते हैं यहां पर 2, ई एक मान है 6 गुणे 10 की घाते 4, और कॉस थीटा का मान निकला 1/2, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 6 गुणे 10 की घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये कोने सी पर हमने परिणामी क्षेत्र निकाला, दिशा क्या हो जाएगा, ए बी के समांतर, है ना, और क्या हो जाएगा, ए से बी की ओर हो जाएगा ना, इसी दिशा में है ए से बी की ओर। ठीक, हो जाए ए बी के समांतर ए से बी की ओर। एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन द्विध्रुव आघूर्ण है ना, तो द्विध्रुव आघूर्ण में किसे कहते हैं, जब परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है और प्रोटॉन का जो आवेश, उसके परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब निकालते हैं तो P बराबर होता है Q इंटू 2L, यानी दोनों के बीच की दूरी और किसी एक आवेश का परिमाण रखा जाता है। तो यहाँ पे Q बराबर लिख देते हैं, परिमाण कितना होगा 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम का, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो,
दोनों पर आवेश का परिमाण यही रहता है, बस प्रकृति में अंतर रहता है। इलेक्ट्रॉन होगा तो यहां माइनस लगा देंगे और प्रोटॉन होगा तो यहां पर प्लस चिन्ह लग जाएगा। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ले रहे हैं तो 2L, और ये है 0.53 एंगस्ट्रॉम। आप लोग जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है, तो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा ये। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी स्मॉल p का मान ज्ञात करना है, तो वैद्युत द्विध्रुव स्मॉल p बराबर हो जाए Q इंटू 2L। Q का मान दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 0.53 इंटू 10⁻⁻10। 16×3 = 48 की 8 हाथ लगी 4, 16×5 = 80, 4 84, 2 1 3 अंक का दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 अंक का दशमलव लग जाएगा। 10 की घात -19 में 10 की घात -10 का गुणा करना है, आधार समान घातें जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा 10 की घात -19 और -10 -29। अब दशमलव राइट हैंड साइड किसका आना है, तो क्या होगा माइनस के एक और हो जाएगा यहां पर, तो हो जाएगा 8.48, इसमें माइनस एक और जोड़ देना है तो 10 की घात -30 हो जाएगा। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर, तो हो जाएगा कूलाम मीटर। तो माइक्रोकूलाम, यहां जो आवेश दिया गया है वो दिया 2 माइक्रोकूलाम है कि दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण स्मॉल p का मान ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत आवेश, मतलब एक धनावेश हो दूसरा ऋण आवेश हो, परिमाण दोनों में समान हो, बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, तो निकाय की इस रचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो एक +2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, दूसरा -2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, और इन दोनों के बीच की दूरी, यहां बीच की दूरी 2L से लिखी जाती है। 2L का मान हमको दे रहा 3 सेंटीमीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी स्मॉल p का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक, 2 माइक्रोकूलाम है, इसको कूलाम में चेंज कर लेते 2, और जो माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज करते हैं तो 10 की घात -6 का गुणा कर देते हैं तो ये कूलाम में चेंज हो गया। सेंटीमीटर में बदलते हैं तो ये 10 की घात -2 का गुणा कर दे तो सेंटीमीटर मीटर में बदल जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हमकी गणना करनी है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p बराबर Q इंटू 2L। एक आवेश का परिमाण गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, Q का मान है 2 × 10 की घात -6 गुणा 2L का मान 3 × 10 की घात -2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 10 की घात -6 10 की घात -2 को गुणा करेंगे 10 की घात -8। आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इतने कूलाम मीटर दिया गया है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p से लिखते हैं, और ये हमको दिया 3.4 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनता कब है, जब परिमाण में समान हो और प्रकृति विपरीत हो, आवेश बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो। तो अल्प दूरी यानी विस्थापन, हमें 2L का मान ज्ञात करना है। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन है ना, तो ये बनते कैसे, जब हाइड्रोजन अपनी बाहरी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है ना, और क्लोरीन इसको ग्रहण कर लेता है, तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन गया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो हाइड्रोजन पर 1 इकाई का धनावेश आता है, क्लोरीन पर 1 इकाई का ऋणावेश आता है। तो यहां पर जो आवेश का मान होगा Q, वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आ रहा, इस पर धनावेश है, इस पर ऋणावेश है, तो आवेश का मान हो जाएगा परिमाण 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम का। क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोराइड जब आयन बनेंगे तो कितना आता है, 1 इलेक्ट्रॉन का यहां से हाइड्रोजन से निकल के कहा क्लोरीन पे पहुंचता है बाहरी कक्षा में, है ना। तो आवेश का मान कितना हो जाएगा, Q बराबर 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम।
अब प्रश्न को हल कर देते हैं। आप लोग जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L। 2L का मान ज्ञात करना है विस्थापन, तो विस्थापन कितना 2L माना गया, तो 2L बराबर कितना हो जाएगा P अपॉन Q। स्मॉल p का मान है 3.4 3.4 गुणे 10 की घात -30 बटे Q का मान दिया है 1.6 1.6 गुणे 10 की घात -19 -19। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां भी एक अंक पर दशमलव, एक अंक पर दशमलव हट गया है, तो 34/16 हो जाएगा और 2 से काट देंगे तो 17 और 2 अट्ठे 16 गुणे 10 की घात -19 ऊपर प्लस का हो जाएगा, तो -30 में जब +19 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -11 आ जाएगा। और 70 में 8 का भाग करते हैं, 8 दूनी 16, 70 एक बचा, दशमलव लगाएं, जीरो बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। 8 एकम 8, फिर 2 बचा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16, फिर 4 बचा, 8 पंच 40 गुणे 10 की घात -11। और विस्थापन यानी दूरी, और दूरी का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा यहां पर मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच 0.53 गुणे 10 की घात -12 मीटर की दूरी है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी दी गई है, उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, है ना। तो आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश के परिमाण समान होते हैं, और कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। प्रकृति विपरीत होती है। और वैद्युत द्विध्रुव बनता कैसे है, जब परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत, मतलब एक पर धनावेश हो दूसरे पर ऋण आवेश हो, बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, निकाय की संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आवेश के परिमाण तो समान होता है, प्रकृति विपरीत हो, एक धन तो दूसरा ऋण, ठीक है। बीच की दूरी किससे 12 लिखी जाती है, और इसका मान दे रहा है 0.53 गुणे 10 की घात -12 मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा यदि वे विराम अवस्था में है, तो ज्ञात कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p बराबर होता है Q इंटू 2L, ठीक है। Q का मान है 1.6 गुणे 10 की घात -19 और 2L का मान है 0.53 गुणे 10 की घात -12, ठीक है। यहां पर जो आवेशों के बीच की दूरी वो इतनी दी गई है, और किससे लिखी 12 से लिखी जाती है ना। तो 16 3 48 की 8 हाथ लगी 4, 16 पंचे 80 और 4 84, 1 2 3 स्थान पर दशमलव, 1 2 3 स्थान यहां दशमलव लग जाएगा। 10 किया तो -19 में 10 किया तो -12 गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, -19 में -12 जोड़ेंगे तो -31 आ जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कूलाम मीटर होता है। दशमलव एक स्थान किसका हो जाएगा 8.48 गुणे 10 की घाते, तो दशमलव जब एक स्थान इस तक खिसकाएंगे तो क्या होगा, इसमें एक कम हो जाएगा, है ना। तो -31 में -1 कम कर देंगे तो -32 हो जाएगा, और मात्रक कूलाम मीटर हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारी एक सदिश राशि होती है ना, और इसकी दिशा क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अंदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है ना, यानी इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की ओर होगी। फिर कह रहा औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षम घूमता। अब इलेक्ट्रॉन क्या प्रोटॉन के चारों वृत्ताकार कक्षम घूम रहा है, और दिशा क्या होगी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, तो हर बिंदु पर दिशा क्या होगी बदलती चली जाएगी। तो जब औसत निकालेंगे तो औसत कितना निकल आएगा, वो 0 निकल आएगा, ठीक है। तो औसत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, और दिशा क्या होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर अक्ष के अंदिश, है ना, जिसकी दिशा लगातार बदलती है। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम या n⁻⁻1 है ना से 30 डिग्री पर रखने से 9 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो हम सबके प्रतीक लिख लेते हैं। द्विध्रुव की लंबाई ये 12 से मानी जाती है, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर दी गई है।
एक समान वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E का मान दिया 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम, और जो कोण दिया थीटा का मान दिया वो 30 अंश दिया गया। जो वैद्युत द्विध्रुव कोण बना रहा है वैद्युत क्षेत्र के साथ वो कितना 30 डिग्री का है। 9 गुणे 10 किया तो माइनस 2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण टाउ बराबर दिया गया है 9 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन मीटर। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की परिकल्पना करनी है, गणना करनी, पी का मान हमको ज्ञात करना है। ये सेंटीमीटर इसको मीटर बदल देते हैं तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात -2 मीटर। तो आप लोग जानते हैं कि द्विध्रुव का बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। हमें पी का मान याद करना है तो पी बराबर हो जाएगा टाउ अपॉन ई साइन थीटा। टाउ का मान है 9 गुणे 10 की घात -2, ई का मान 10 की घात 4 साइन, और थीटा का मान दिया 30 अंश। तो 9 गुणे 10 की घात -2, 10 की घात 4, और साइन 30 का मान हो तो 1/2। तो बटेगा तो ऊपर पहुंच जाएगा, और 10 की घात 4 ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो ऊपर 9, ये वाला 2 ऊपर पहुंच गया, गुणे 2 गुणे 10 की घात -2, और 10 की घात 4 ऊपर पहुंचो 10 की घात -4। तो 9 दूनी 18 गुणे आधार समान घात जुड़ जाएंगे, -2 -4 -6 हो जाएगा। दशमलव हम यहां स्थित मानेंगे, एक अंक खिसकाएंगे तो हो जाएगा 1.8, और जब दशमलव इस तरफ खिसकता है तब इसमें एक जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात -6 में एक जोड़ेंगे तो -5, और द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है कूलम मीटर। तो हमारा उत्तर निकल आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁵ कूलम +1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं, है ना। वैद्युत द्विध्रुव कहते किसे हैं? जब परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो जो निकाय की रचना होती है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो लिख लेते हैं यहां पर Q1 और Q2, है ना। परिमाण कैसे हैं? दोनों में समान है और प्रकृति विपरीत है। तो किसी एक आवेश का परिमाण लिख लेते, Q लिख लेते हैं 1 माइक्रोकूलम, और 1 कूलम 10 की घात -6 कूलम होता है, तो Q लिख लिया, क्योंकि हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, E का मान ये हमको दिया गया है 1 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर। और दो आवेशों के बीच की जो दूरी 2 सेंटीमीटर दी गई। दो आवेशों, जब वैद्युत द्विध्रुव की रचना होती है तो दो आवेशों के बीच की 2L मानी जाती है, और 2L का मान कितना दिया गया? 2 सेंटीमीटर दिया गया है। क्योंकि ये मीटर में, ये कूलम में, इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं तो 2 और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर, 1/100 यानी 1/10 की घात 2, और 10 की घात 2 ऊपर माइनस हो जाएगा, 10 की घात -2 मीटर हो गया। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L। एक आवेश, किसी वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहां पर आवेश हो गया 1 गुणे 10 की घात -6 कूलम का है, और बीच की दूरी 2 गुणे 10 की घात -2 होगी। तो 2 एकम 2, 10 की घात -6 और 10 की घात गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, -6 और -2 -8 हो जाएगा। तो 2 गुणे 10 की घात -8। आवेश का मात्रक हो तो कूलम और लंबाई का मात्रक हो तो मीटर, तो जो मात्रक निकलेगा वो निकला है कूलम मीटर।
अब वैद्युत द्विध्रुव पर आवेश पर अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात करें। अधिकतम बल आघूर्ण टाउ बराबर तो पी साइन थीटा। अधिकतम के लिए थीटा का मान 90 होता है, साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो टाउ बराबर हो जाएगा पी इन ई। पी का मान 2 गुणे 10 की घात माइनस 8 है, यहां पे मैक्स लिख देंगे। और पी का मान ई का मान हमको दिया गया है 1 गुणे 10 की घात 5, तो गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 1 कम 2 माइनस 10 की घात माइनस 8, 10 की घात 5 गुणा करेंगे, आधा घातें जुड़ जाएंगी, तो माइनस 8 है प्लस 5 जुड़ेगा तो आएगा माइनस का 3। और बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर।